जो इस बात को तय कर चुके हैं कि हमें संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करनी है, उनसे क्या बात करके और क्या समझाएंगे उन्हें? पूरा अरबी ईरानी एटीट्यूड है कि जो हमारे विचार का नहीं है, जो हमारे विचार से मैच नहीं करता है, उससे कोई बातचीत नहीं, उससे सिर्फ जंग होगी। तो इस तरह की बात लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। अगर आरएसएस बीजेपी का ये प्लान है कि वो मनुस्मृति लगाएंगे, देश के अंदर लोकतंत्र है, हम उनको वोट से हरा सकते हैं। और भी तरीके स्वस्थ वार्तालाप होनी चाहिए और लोकतंत्र में वार्तालाप का रास्ता हमेशा खुलना चाहिए। जो लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं, मिलने जाते हैं, मैं सीरियसली इस बात को बता रहा हूँ, मिलने जाते हैं, उन लोगों का बाइकआउट होना चाहिए, वो गद्दार है। इस व्यक्ति के अशराफिकल एटीट्यूड से वो बात कही जा रही है। ये बता रहा है कि उनके दिमाग से अभी भी पिदरम सुल्तान बूद, जो अशराफ वर्ग में ये बात कही जाती है कि हमारे बाप दादा जो है भारत के सुल्तान थे, वो निकली नहीं है। वो एक स्टेट की तरह बात कर रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का वकील इस तरह की जो है असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बात करे, ये कहीं से उचित नहीं है। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व है मणिपुर में जो हो रहा है। यहाँ मणिपुर के लोग बैठे हैं, आरामबाई तेंगुल, मेतेई लिपुम, ये दो संगठन है आरएसएस के जिन्होंने ये सारा कारनामा अंजाम दिया है। अमित शाह साहब के साथ मिलके जिन्होंने ये सारा कारनामा अंजाम दिया है, चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह के साथ मिलके मेटिकुलस प्लानिंग से एक एक काम हुआ है। वहाँ पे कुछ भी स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ है। मणिपुर का वो चर्चा करते हैं और कहते हैं कि मणिपुर को लेके जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है उससे कुछ होने वाला नहीं है। तो वो व्यक्ति पूरे लोगों को राज्य के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, हमारे संवैधानिक सिस्टम के खिलाफ भड़का रहा है। मैं समझता हूँ कि ये अगर कोई कानून का जानकार होगा तो वो इसको बेहतर बताएगा कि इस तरह के भाषण को जो है वो किस परिधि में आएगा, क्या वो देशद्रोह में आता है कि नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24x7 और मैं हूं आपके साथ आसिफ अंसारी। मुस्लिम समाज में पसमानदा मुद्दा उठने के बाद खलबली का माहौल है। सांप्रदायिकता के मुद्दे पर मुखर रहने वाला वर्ग पसमानदा समाज की सक्रियता को निशाना बना रहा है। इस मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा का एक भाषण वायरल होने के बाद पसमानदा बुद्धिजीवी डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी ने प्रतिक्रिया दी है। आप भी सुनिए महमूद प्राचा के भाषण पर उन्होंने क्या कहा। प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर की तारीफ करते हैं, मिलने जाते हैं, मैं सीरियसली इस बात को बता रहा हूँ, मिलने जाते हैं, उन लोगों का बाइकआउट होना चाहिए, वो गद्दार है। क्या बात करेंगे आप आरएसएस के लोगों से जो इस बात को तय कर चुके हैं कि हमें संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करनी है, उनसे क्या बात करके और क्या समझाएंगे उन्हें? सिर्फ ये जाके कह सकते हैं कि हम आपके पैरों में गिर चुके हैं, हम आपकी हर बात मानेंगे, सिर्फ हमें हमारी कम्युनिटी को धोखा देने का रास्ता बता दो। कैसे हम उनसे मीठी मीठी बातें करके, कैसे जज्बाती तकरीरें देके उनको बेवकूफ बनाएं और आपकी मदद करें, ये काम कर रहे हैं जो लोग उनसे मिलने जाते हैं। ये समझ लीजिए आप, उन्होंने सारी इंस्टीट्यूशंस जो है हाईजैक कर ली हैं। उन्होंने हम लोगों के, खास तौर पे एससी, एसटी, माइनॉरिटीज और ओबीसी के जितनी टॉप लीडरशिप है सब हाईजैक कर ली। इस बात को जब तक हम तस्लीम नहीं करेंगे हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अपने अंदर से गद्दारों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। सबसे पहला काम है, हम लोग इतने कमजोर नहीं हैं, समझ लीजिए आप, ये गद्दार हैं जो हमारे पैरों में बेड़ियां बांध रहे हैं। आइडेंटिफाई कीजिए उन गद्दारों को जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बोलते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा एक बहुत अच्छा चीफ मिनिस्टर है। आइडेंटिफाई कीजिए ऐसे लोगों को और उनको पनिश कीजिए, उनका सोशल बाइकआउट कीजिए। ये तो हम आराम से कर सकते हैं। दो रास्ते हैं, कोर्ट का रास्ता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो रास्ता नहीं है। कोर्ट का रास्ता जब है जब हम बहुत सारे केसेस, रोज ये पूरे देश को लूट के खा रहे हैं आरएसएस और बीजेपी के लोग, हम मल्टीपल केसेस ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारी जगह पे करें, एक एक आइडेंटिफाई करें आरएसएस के कार्यकर्ता को कि कौन स्कूटर पे चलता था और आज मर्सिडीज में चल रहा है, उसको आइडेंटिफाई करें, उसके खिलाफ करप्शन के केसेस करें। ये एक काम करना होगा हमें। दूसरा, अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट करके जेलों में जाने के लिए तैयार नहीं है तो ये सब बातें बेकार हैं। अगर हम लाठी खाकर जेलों में जाने को तैयार नहीं है, अगर हम गोली खाकर जेलों में जाने को तैयार नहीं है तो ये सब चीजें बेकार हैं। ये चाहते हैं कि ये हम करते रहें और वो जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। तो पहला रेजोल्यूशन ये होना चाहिए कि हमें अपने देश को अगर बचाना है, संविधान को अगर बचाना है तो हमें जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जेल जाने वालों में सबसे पहला नंबर लीडरशिप का आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को लोग इज्जत करते हैं ना, हमारी ताकत क्या है। आज मुझे लोग इतना पसंद करते हैं, मैं क्या हूँ, एक छोटा सा अदना सा वकील हूँ। आज लाखों लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मेरी ताकत है। नहीं तो मेरी औकात और हैसियत नहीं है
कि मैं चू भी कर जाऊं इन लोगों के सामने, ये समझ लीजिए आप। और ये बात तस्लीम हमारे सारे MP MLAs बड़ी बड़ी तंजीमों के लीडर्स को करना चाहिए। उनकी अपनी जाती हैसियत और औकात किसी की नहीं है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ। आज अगर हम लोग इतनी जोर से बोल पा रहे हैं तो हमारे पीछे लोगों की ताकत है, उसकी वजह से हमें उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। जो अपने आप को जितना बड़ा लीडर समझता है उसे जेल जाने के लिए, गोली खाने के लिए, लाठी खाने के लिए सबसे पहले तैयार होना चाहिए आज। और जो ऐसा नहीं करता, जो इसके लिए बहानेबाजी करता है, मसलियत बताता है कि ये मसलियतन जो है ना, लफ्ज बोलने वाला गद्दार है। मसलियतन ये नहीं बोलेंगे कि मैं जेल जा रहा हूँ, मसलियतन हमें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। गद्दार, बेईमान, ये हमें बोलना पड़ेगा खुल के, एक बात। दूसरी बात ये, हमारा सबसे पहला इशू आर्टिकल 1 होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 1 क्या है? भारत की जो सीमाएं है ना, उसको अक्षुण्ण रखना। चाइना 2000 किलोमीटर हमारी जगह खा गया है। हम किसी और मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, दो मुद्दे हमारे शुरुआत के होने चाहिए। और हमें होम मिनिस्टर का, हमें प्राइम मिनिस्टर का घेराव इस बात पे करना चाहिए कि चाइना से हमारे देश की सेना अपनी जमीन वापस लेने के लिए बेकरार है। तुम डरपोक हो जो उन्हें रोक रहे हो, इसके लिए हमें प्राइम मिनिस्टर का घेराव करना चाहिए। ये आर्टिकल 1 है, इसके लिए करें। और आगे जाके गोली खाएं। इसके बाद क्या? 2000 किलोमीटर हमारी, जिसको अलग अलग जबानों से हम कहते हैं, कोई भारत माता कहता है, हम भारत देश कहते हैं, उसमें से 2000 किलोमीटर कोई ले गया और हम यहाँ बैठ के डिस्कशन करेंगे? नहीं, या तो प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे या वो 2000 किलोमीटर वापस लेंगे, नहीं तो हम मार्च करके हम खुद जाके वापस लेंगे। ये हमारा पहला एजेंडा होना चाहिए। दूसरा एजेंडा इस वक्त जो है वो है मणिपुर। अगर मणिपुर के लिए हम लोग प्रधानमंत्री का घेराव नहीं करते, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व है मणिपुर में जो हो रहा है। यहाँ मणिपुर के लोग बैठे हैं, अरामबाई तेंगुल, मेतेई लिपुम, ये 2 संगठन है RSS के, जिन्होंने ये सारा कारनामा अंजाम दिया है अमित शाह साहब के साथ मिलके, जिन्होंने ये सारा कारनामा अंजाम दिया है चीफ मिनिस्टर बीरेन्द्र सिंह के साथ मिलके। मेटिकुलस प्लानिंग से एक एक काम हुआ है, वहां पे कुछ भी स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ है। जब तक हम इस बात के लिए कार्रवाई नहीं करेंगे, और ये जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई अभी चल रही है, उससे कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होने वाला। मैं एज द लॉयर सुप्रीम कोर्ट आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। बात 1-2 महीने में आई गई हो जाएगी। उन लोगों के साथ वहां ज्यादती होगी। RSS और BJP पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलके नॉर्थ ईस्ट और सारे बॉर्डर लाइन एरियाज को कमजोर कर रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 1 नंबर 1 बचाना सबसे पहले। मणिपुर के लिए हमें जाना चाहिए डेलीगेशन बना के, और सच्चाई सामने लानी चाहिए कि RSS ने, अमित शाह साहब ने और चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर ने ये प्लानिंग करके अपने कार्डर्स से कराया है। कोई मैती समाज ने नहीं किया है, उनके कार्डर्स ने किया है। गुड़गांव में और नूह में उनके कार्डर्स ने सब किया है। गुजरात में उनके कार्डर्स ने सब कुछ किया है। और दिल्ली के दंगों में हमने ये एस्टैब्लिश कर दिया है कि आम आदमियों ने कुछ नहीं किया, उनके कार्डर्स और उनके भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने ये सब काम किया है। यही हमें करना पड़ेगा। मणिपुर के लिए प्लान बनाइए कि हम लोग वहां जाएं और एक्सपोज करें कि मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा था और क्या हो रहा है अब। और उसमें अमित शाह साहब सबसे बड़े चाणक्य हैं। उनको अरेस्ट कराने के लिए जब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाते, मणिपुर का कुछ भला नहीं हो सकता। मैं ये बात दावे और गारंटी से कह रहा हूं। ही इज द मेन मास्टरमाइंड, मिस्टर अमित शाह। वो वहां जाके बैठे ही इसलिए थे कि उन्होंने ये सब प्लानिंग करनी थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। वरना भारत के होम मिनिस्टर में इतनी ताकत होती है, चेयर में, चाहे कोई डफर भी बैठ जाए उस पे। अमित शाह साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, डफर वर्ड उनके लिए इस्तेमाल नहीं किया मैंने। अगर कोई डफर भी बैठ जाए, भारत के होम मिनिस्टर की चेयर में इतनी ताकत होती है कि सब शांति वहां पे एक दिन में हो। लेकिन जो होम मिनिस्टर वहां अपनी प्लानिंग ही करने गया था, इम्प्लीमेंटेशन देखने गया था गुजरात मॉडल की, वो उससे क्या उम्मीद करते हो? आज तक किसी आदमी ने ये बोला है कि अमित शाह इज द मेन मास्टरमाइंड ऑफ मणिपुर? नहीं बोला। यही हमारी कमी। तो मेरी यही गुजारिश है, एक तो जेल जाने के लिए जो लोग तैयार हैं, गोली खाने के लिए जो लोग तैयार हैं, लाठी खाने के लिए जो लोग तैयार हैं, वही बोले कि मैं लीडर हूं, वरना वो गद्दार है। मेरा ये मानना है। बाकी अपनी अलग अलग राय सबकी हो सकती है, यही एक टेस्ट है। अच्छी से अच्छी बात कोई भी कर सकता है। एक से बढ़कर एक स्पीच देने वाले, एक से बढ़कर एक भाषण देने वाले हम लोगों में भी हैं और RSS में भी हैं। जबान की वैल्यू आजकल 0 हो गई। सड़क पे आए, गोली खाएं, तब बताएं कि मैं लीडर हूं, वरना मैं गद्दार हूं। ये बात तय है। मैं गोली खाने के लिए तैयार हूं आज इसी वक्त से। और जब आप लोग दावत देंगे कि गोली खाने के लिए सबसे आगे मैं रहूंगा, मैं ये गारंटी दे रहा हूं अपनी तरफ से। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस हॉल में बैठा हर एक इंसान जो अपने आप को लीडर कहना चाहता है, वो गोली खाने के लिए, इस वक्त देश बचाना है तो गोली खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अमित शाह साहब को मणिपुर के लिए अरेस्ट कराना जरूरी है। इसके लिए हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेरी जहां भी सर्विसेज आपको दरकार होंगी, मैं वॉलंटियर करता हूं अपने आप को। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। सर्वप्रथम उस व्यक्ति ने कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जो मिलता है या जो उनकी प्रशंसा करता है, वो लोग गद्दार हैं।
और वो कहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी के लोगों से बातचीत करना जो है, क्या बातचीत करेंगे, यानी वो आरएसएस और बीजेपी के लोगों से बातचीत करने को मना कर रहे हैं और साथ में वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग को आइडेंटिफाई करना है, वो गद्दार हैं और उन्हें पनिश करना है। तो ये पूरी बात जो मैं समझ पाया हूँ, उस व्यक्ति के अशराफिकल एटीट्यूड से वो बात कही जा रही है, जो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ असंवैधानिक बात है, अलोकतांत्रिक बात है। कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी गृह मंत्री किसी पार्टी विशेष का होगा, किसी विचारधारा विशेष का होगा, और वार्ता और उस प्रधानमंत्री से मिलना और गृह मंत्री से मिलना ये लोकतांत्रिक अधिकार है। एक लोकतांत्रिक देश के अंदर एक लोकतांत्रिक अधिकार है। संगठन हो या राजनीतिक पार्टी या कोई व्यक्ति विशेष हो, प्रधानमंत्री से मिलके और गृह मंत्री से मिलके काफ़ी नेगेटिव बात है उसको गद्दार कहना। और ये गद्दार और गद्दार को ढूंढना और उसको पनिश करना यह राज्य का काम है। स्टेट जो है, राज्य जो है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति को या संगठन को या कुछ भी जिसको वो समझता है कि वो राष्ट्र के या देश के खिलाफ काम कर रहा है, तो वो उसको आइडेंटिफाई करेगी, उसको पकड़ेगी, उसको सजा देगी। ये राज्य का काम है, लोकतंत्र में यह राज्य करता है। तो एक राज्य के स्थिति से, राज्य की लोकेशन से बात करना ये बता रहा है कि उनके दिमाग से अभी भी पिदरम सुल्तान बूद, जो अशराफ वर्ग में ये बात कही जाती है कि हमारे बाप दादा जो है भारत के सुल्तान थे, वो निकली नहीं है। वो एक स्टेट की तरह बात कर रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का वकील इस तरह की जो है असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बात करे, ये कहीं से उचित नहीं है, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। दूसरी, वो अपने वक्तव्य में आगे कहते हैं कि मणिपुर का वो चर्चा करते हैं और कहते हैं कि मणिपुर को लेके जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, उससे कुछ होने वाला नहीं। तो देखिए, हमारा संविधान है और संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका का एक जो कॉन्सेप्ट बना है, ये जो सिस्टम है संवैधानिक, तो सिस्टम के अंदर सुधार की बात हो सकती है, कहीं कोई कमी या कोताही हो सकती है, उस पर बात की जा सकती है, लेकिन सिस्टम पे प्रश्न चिन्ह लगाना, मैं समझता हूँ किस तरह के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और कौन सा संविधान उन्होंने पढ़ा है, तो बिल्कुल ही धुर संविधान विरोधी। और अगर जुडिशरी पे कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है, हमारा जो सिस्टम है संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इस पे अगर कोई प्रश्न चिन्ह लगाता है हमारे सिस्टम पे, तो वो संविधान का अपमान है। केस मुकदमे होते हैं, फैसले होते हैं, फिर आदमी और कोर्ट में जाता है, हायर कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, वो एक अलग से बहस का विषय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न लगा देना कि सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है उससे कुछ नहीं होने वाला है, तो यह लोगों को भड़काने जैसी बात है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं, पूरी न्यायपालिका के प्रश्न चिन्ह है और ये संविधान पे प्रश्न चिन्ह है, इसको कहीं से बर्दाश्त करना उचित नहीं है। तो वो व्यक्ति पूरे लोगों को राज्य के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, हमारे संवैधानिक सिस्टम के खिलाफ भड़का रहा है और एक विद्रोह और इस तरह की बात के लिए उकसा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये अगर कोई कानून का जानकार होगा तो वो इसको बेहतर बताएगा कि इस तरह के भाषण को जो है वो किस परिधि में आएगा, क्या वो देशद्रोह में आता है कि नहीं। तो पूरा भाषण, उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। देखिए, मैं एक बात यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ, हर व्यक्ति को ये अधिकार है, संगठन को, राजनीतिक पार्टियों को, कि वो सरकार की या सिस्टम की या उसकी आलोचना करे, उसको बेहतर करने का प्रयास करे। जनतंत्र और लोकतंत्र का यही मतलब होता है। लेकिन भड़काऊ बातें करना, बिल्कुल अविश्वास कर देना कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिलने नहीं जाना है, जो मिलने जा रहा है वो गद्दार है, इस तरह की बातें वो अशराफिकल लोकेशन और अशराफिकल एटीट्यूड से कही गई, जिसकी मैं स्वयं भरोसा करता हूँ। और इस तरह के बयानों से होशियार रहना चाहिए। जो हमारे मूल हमारा संविधान है वो ये भी कहते हैं अपनी बात में कि आरएसएस बीजेपी के लोगों से क्या बात करना। आरएसएस बीजेपी के लोगों ने ये तय कर रखा है कि वो संविधान हटा के मनुस्मृति ले आएंगे। तो अभी तक तो ऐसा नहीं दिखाई देता है। अगर किसी संगठन ने ऐसा तय भी कर रखा है तो उस पर वार्ता होनी चाहिए। वार्ता की बात को ख़त्म करना, ये पूरा अरबी ईरानी एटीट्यूड है कि जो हमारे विचार का नहीं है, जो हमारे विचार से मैच नहीं करता है,
उससे कोई बातचीत नहीं, उससे सिर्फ जंग होगी। तो इस तरह की बात लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। अगर आरएसएस बीजेपी का ये प्लान है कि वो मनुस्मृति लगाएंगे, देश के अंदर लोकतंत्र है, हम उनको वोट से हरा सकते हैं। और भी तरीके, स्वस्थ वार्तालाप होनी चाहिए और लोकतंत्र में वार्तालाप का रास्ता हमेशा खुलना चाहिए, खुला रहना चाहिए। और ये हमारे संविधान जो सभा थी, आप देखेंगे कि उसमें लगभग 3 साल की बहस हुई है कि उस पर जो है, उसमें किसी ने ये नहीं कहा कि किसी की राय से, अगर किसी की राय नहीं मिल रही तो उसको उसने गद्दार कहा हो या इस तरह की बात कही हो। तो मैं इस पूरे वीडियो पे मैं अपना प्रतिक्रिया देता हूँ कि वो जो है वीडियो जो है वो इस तरह की बातें लोकतंत्र पे उचित नहीं है। धन्यवाद। तो आपको हमारी खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।